Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you chemistry of standard 9. Okay, our first chapter is going on. Now we have to read about latent heat. So firstly you have to know that what is latent heat. The minimum amount of heat which is needed to change the state of substance without changing its temperature is called latent heat. This is very important that without changing its temperature. It means अगर मान लो आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, तो वह मिनिमम हीट सप्लाई किया जाए, वह मिनिमम हीट सप्लाई करें जिससे कि वह अपना स्टेट चेंज करे, यानी सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, जबकि उसका जो टेम्परेचर है वह चेंज ना हो, टेम्परेचर उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि मिनिमम हीट का क्या मतलब है। जैसे अगर मान लीजिए एक आइस का टुकड़ा है, ये मान लो सॉलिड आपका आइस है, ठीक है, आप इसको हीट देना शुरू करोगे, आपने इसको हीट दिया, हीट देते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वह किसी हीट पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हीट उसको मिलेगा जिससे कि वह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वहीं मिनिमम हीट उसका लेटेंट हीट बोला जाएगा। और जब भी लेटेंट हीट की बात होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बॉडी का। अब ये कैसे होगा, जरा इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम दिस इज सॉलिड, ओके, दिस इज अ सॉलिड पार्टिकल एंड जस्ट एज्यूम दिस इज लिक्विड and this is gas, okay. I have already told that the gap between two consecutive particles of solid is very little. In liquid it is more than solid but less than gases, and in gases intermolecular spaces are very large, okay. So now for solid, अब देखिए अगर ये सॉलिड है तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है इनके, तो इन दो पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये मैं आपको पीछे भी बताया था, देखिए सभी पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, इसको हिंदी में अंतराण्विक बल कहते हैं। तो जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो सबसे पहले उनका यह फोर्स कमज़ोर पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के वह स्टेट चेंज करता है। तो जब हम उसको हीट देते हैं तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं वह हीट इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कमज़ोर करने में यूज़ हो जाता है, इसीलिए उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो ये इसका लॉजिक है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को लेटेंट हीट सप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, एक्चुअली चेंज नहीं होगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट हम सप्लाई करेंगे वह हीट बॉडी यूज़ कर लेगा अपने पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने में, और इसलिए उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है लेटेंट हीट का डिटेल। लेटेंट हीट के SI यूनिट होता है जूल पर केजी, जूल JUL, जूल पर केजी, और CGS यूनिट होता है इसका अर्ग पर ग्राम, ओके, अर्ग पर ग्राम। ये इसके दो यूनिट्स आपको लर्न कर लेना है। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। सो व्हाट इज फ्यूजन एंड मेल्टिंग? देखिए फ्यूजन और मेल्टिंग का मतलब होता है गलना, पिघलना। जैसे जब हम किसी बॉडी को हीट करेंगे तो पिघल जाएगा, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन या मेल्टिंग। तो मेल्ट होता क्या है, सॉलिड होता है, मेल्ट होते क्या है, सॉलिड होते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग यह किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए होगा। और इवेपोरेट कौन होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए होगा। सो फर्स्टली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज नीडेड फॉर अ सॉलिड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, टू चेंज इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। आपको विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर को हर हाल में ऐड करना होगा, बिकॉज जब भी हम लेटेंट हीट सप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो हीट क्या है, एक एनर्जी है। मैं आपको हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बता चुका हूँ। जो हम एनर्जी, जो हीट हम बॉडी को इनिशियल स्टेट में सप्लाई करते हैं, इनिशियल में शुरुआती दौर में, उस एनर्जी का यूज़ बॉडी अपने पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम करने में ख़त्म कर देता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नाउ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये आपको डाटा याद कर लेना है। आपसे कोई पूछेगा कि आइस का लेटेंट हीट कितना होता है, तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम एक आइस को इतना हीट दे देंगे, यानी इतना अमाउंट में उसको हीट देंगे, तब वह आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा
और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 डिग्री सी। अब टेम्परेचर का क्या मतलब है, यानी कि रूम टेम्परेचर, जैसे कि हम आइस को मान लो किसी रूम में हीट कर रहे हैं तो उस रूम का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सी होगा तब हमें इतना हीट उस आइस को देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर रूम का ज़्यादा हुआ तो हमें और ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये आपको लर्न करना है कि जब भी हम, और वैसे भी जब कोई हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर करते हैं, और स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सी होता है। कितना होता है 20 डिग्री सी। लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डाटा को 0 डिग्री सी पे दिखाया गया है, बिकॉज ये एक SI द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल जो सिस्टम्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा डिसाइड किया गया यूनिट है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम एक आइस के टुकड़ा को इतना हीट देंगे तो वह आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। ये 0 डिग्री सी टेम्परेचर रूम का है, ये आपको याद रखना है। जिस इन्वायरमेंट में हम आइस को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सी, न कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज नीडेड फॉर अ लिक्विड, ओके, टू चेंज इट इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए मैं लैंग्वेज सेम डाला हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के लिए लेटेंट हीट कितना होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और इसका SI यूनिट होता है जूल पर केजी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और CGS यूनिट अर्ग पर ग्राम, जो कि आपको मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। सो वन थिंग यू हैव टू राइट इन नोट हियर, यू हैव टू राइट दैट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सेंटीग्रेड और सेल्सियस सेम मैटर, आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियोज, ओके। नाउ नेक्स्ट, here question, why temperature remains constant? It means does not change. Constant means does not change when any substance change its state. मैं अभी आपको इसको बता भी चुका हूँ। when any substance change its state then heat is supplied and this heat is used to break the intermolecular force of attraction. मैंने अभी आपको बताया ऊपर इसी वीडियो में स्टार्ट में कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच के पार्टिकल्स हैं उनके बीच के फोर्स को कमज़ोर करने के लिए वह हीट यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। When any substance get latent heat, so its temperature remains constant, okay. Now why evaporation produces cooling? Actually इसके 3 क्वेश्चन हैं। Why evaporation produces cooling, और why we kept water in soil in potter during summer. It means गर्मियों के दिनों में हम वाटर को सुराही में रखना अधिक फेवरेबल देते हैं, क्यों? या पेड़ के नीचे बैठने से हमें ठंडी महसूस होती है, क्यों? वाई वी फील कूलिंग व्हेन वी सिट अंडर ट्रीज इन समर। एक्चुअल में देखिए होते क्या है, इवेपोरेशन क्या है, किसी भी लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, किसी भी लिक्विड पार्टिकल्स का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, द प्रोसेस इन विच वाटर पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो आखिर ये इवेपोरेशन से कूलिंग होता क्यों है? पहले आपको जानना है कि इवेपोरेशन से कूलिंग होता है, लेकिन ये होता क्यों है, तो देखते हैं इसको। मैंने आपको अभी लेटेंट हीट बोला, जैसे ये मान लीजिए आपका पाम है, जस्ट एज्यूम दिस इज योर पाम, ओके, हथेली, और आपने इस पर एक आइस का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, जस्ट एज्यूम दिस इज आइस, ठीक है। अब जब आप इस पर, ये मान लो आपका आइस हो गया, ठीक है। अब इस पर आप आइस का टुकड़ा रखे हो, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये आइस आपका मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अच्छा, ये आइस मेल्ट हो गया, यानी कहीं ना कहीं अपना स्टेट चेंज किया, और मैंने अभी आपको बोला कि जब भी कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करेगा तो उसको लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए? लेटेंट हीट। तो यह आइस लेटेंट हीट लेता कहाँ से है? आपके बॉडी से लेता है, ठीक है। तो जब आपके बॉडी से हीट यह एब्जॉर्ब किया तब जा कर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी से हीट एब्जॉर्ब हुआ, और मैं आपको पीछे की वीडियोज़ में बताया हूँ कि जब हीट रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, और जब हीट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो जब आपके बॉडी से हीट रिड्यूस हुआ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो हमें कूलिंग फील होगा। एंड आई हैव टोल्ड दैट कूलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूसेस ड्यू टू इवेपोरेशन। अब वाई? दैट्स द रीजन, बिकॉज इवेपोरेशन नीडेड लेटेंट हीट, and this latent heat absorbed by the body, okay, sorry, absorbed from the body, not by the body. So in evaporation process the impure water particles, अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी में इवेपोरेशन स्नो पे ही नहीं होते। जब गर्मी के दिनों में हमें पसीने आते हैं तो ये पसीने हमारे बॉडी के जब सरफेस पे आते हैं तो बॉडी से लेटेंट हीट लेकर के एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है।
तो आखिर वो पसीना लेटेंट हीट लिया कहाँ से, बॉडी से, तो बॉडी से जब हीट एब्जॉर्ब किया तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, दैट्स वाई वी फील कूलिंग, heat of evaporation from our body, and we know when value of heat reduces then temperature of body also reduces, for this reason we feel cool. सेम होता है आपके मिट्टी के बर्तनों में जब पानी रखते हैं तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो पॉट होते हैं उनमें ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं उनके गैप होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब एक्चुअल में जब हम इसमें वाटर रखते हैं तो वाटर क्या करता है कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को लेकर के इवेपोरेट करना, हीट लेके इवेपोरेट होता है, तो उसके आसपास का हीट जब रिड्यूस हुआ तो उसके आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, इसीलिए उसमें जो पानी रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है। सेम प्लांट्स के साथ होता है, प्लांट्स में एक्चुअली ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ध्यान से देखिएगा, प्लांट के लीफ स्टेम से वाटर का इवेपोरेट होना दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो एक्चुअल में जब आप प्लांट्स के नीचे बैठे हो, ट्रीज के नीचे बैठे हो, तो प्लांट के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से प्लांट हीट लेकर के ट्रांसपीरेशन करता है, वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, यानी इवेपोरेशन होता है। सो आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस होता है और इसलिए हमें पेड़ के नीचे कूलिंग फील होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन में आपको बोला था कि जब वाइंड की स्पीड अधिक होगा तो इवेपोरेशन भी अधिक होता है। मैंने आपको पीछे की वीडियोज़ में 5 फैक्टर्स बताए थे जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब हवा ज़्यादा चलता है तो हमें कूलिंग ज़्यादा फील होती है, बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइंड स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड inversely proportional to humidity. I have told in earlier videos. Okay. Now next BP. I mean boiling point. In short, this is written as B dot P. So the temperature at which any liquid starts boiling. अब BP boil कौन करेगा? Liquid करेगा, because solid तो boil करेंगे नहीं। तो वहीं the temperature at which any liquid starts boiling is called its boiling point. Okay. The temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is called boiling point of liquid. अब देखिए यहाँ पे आपको दो डिफिनेशन है, एक्चुअली ये और है, मतलब आप इस डिफिनेशन को लिखो या इस डिफिनेशन को लिखो, दोनों सेम है। ये आपका नॉर्मल डिफिनेशन है अंडरस्टूड होने के लिए, समझने के लिए, बट ये एक्चुअल डिफिनेशन है, इसको हम समझाते हैं आपको। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले आप जान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बार में मेजर करते हैं, BAR बार, या नॉर्मली इसको पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, बट नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में बार या पास्कल बोल सकते हो। अब होता क्या है, अगर ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने लिक्विड रखा है, ठीक है, ये मान लो आपने लिक्विड रख दिया, आपने इसको बर्न किया, मतलब हीट दिया। जब आप हीट करोगे तो यह लिक्विड वेपर बनाएगा, वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो डिफिनेशन ही है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब जब ये वेपर बनेगा तो इस ऊपर जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर के साथ ही ऊपर जाएगा। तो वो ले रहा है जब इस वेपर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इसके इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि लिक्विड बॉयल हो रहा है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी वह टेम्परेचर, ठीक है। अब ये होगा कैसे, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए आपका लिक्विड है, ठीक है, सरफेस पे, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए आपका अप्रॉक्स 30 बार है, जस्ट फील, कोई डाटा नहीं है, आप ऐसा अज्यूम करो। और आपने इसको हीट करना शुरू किया, आपने इसको हीट करना शुरू किया, हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका भी प्रेशर, मतलब जब ये वेपर बनेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जॉर्ट करेगा, इसका भी प्रेशर 30 बार हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इसके सरफेस का प्रेशर दोनों सेम हो गया। तो जब ये दोनों सेम हो जाएगा तब जा करके बॉइलिंग स्टार्ट होगा लिक्विड का, और इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि BP। इट मीन्स जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो वेपर प्रेशर है, जिस लिक्विड को गर्म करे उसका वेपर प्रेशर, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा उसी को हम बोलेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C होता है, और इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री C। हेवी वाटर का, अच्छा हेवी वाटर क्या होता है ये आपने पहली बार आई थिंक सुना होगा, D2O। हेवी वाटर का, नॉर्मल वाटर का होता है H2O, और हेवी वाटर का होता है D2O। एक्चुअल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम के ऑक्साइड को नॉर्मल वाटर बोलते हैं जो हम लोग पीते हैं, और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हेवी वाटर बोलते हैं। इसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं, परमाणु बम बनाने में, ठीक है। केमिस्ट्री में जब मैं आपको आइसोटोप्स कराऊंगा तब आपको DTO अच्छे से क्लियर होगा। इसका होता है 104 डिग्री C,
और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना, बिकॉज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, आप देखिए, यानी वाटर में अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, मैं पीछे की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ये सब नोट्स हैं, आपको लर्न करना है। मतलब व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड इन वाटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। यानी अगर एक आप नॉर्मल वाटर को ऐड करो, जस्ट फील, और उसमें साल्ट डाल करके ऐड करो, तो नॉर्मल वाटर पहले बॉयल होगा और साल्ट वाला वाटर बाद में बॉयल होगा, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब वाटर में साल्ट इम्प्योरिटीज़ हो गया। आप ये बोलोगे सर वाटर साल्ट इम्प्योरिटीज़ कैसे है? तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब सिर्फ गंदगी नहीं होता है, वे सभी चीज़ें जो हमें उस मटेरियल में नहीं चाहिए, साइंस उसको इम्प्योरिटीज़ बोलता है। जैसे कि मान लीजिए आपका चावल है, आपका राइस है, ठीक है। अब राइस में अनफॉर्चुनेटली आपने उसमें मान लो गेहूँ आके गिर गया, वीट गिर गया, तो वीट वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हो जाएगा राइस में। अब ऐसा नहीं कि वो गंदगी है, हमें राइस में उसकी नीड नहीं है, इसलिए वह इम्प्योरिटीज़ बोला जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एट माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, धरती की ऊंचाई से, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है और इसीलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, वाटर का डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ से बहुत से भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जब भी हम प्लेन में जाते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही आने लगते हैं, पहाड़ों पे जाने से नाक से ब्लड आता है, या फिर पहाड़ों पे खाना को पकाने में कठिनाई होती है, क्यों? इन सब का आंसर हम जानेंगे एक एक करके। सो फर्स्टली, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक फूड ऑन माउंटेन। देखिए एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया कि जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब हम माउंटेन पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप समझिए, लिक्विड इन वाटर, खाना तो वाटर में बनाएंगे। अब एक नॉर्मल है वाटर था, ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वाटर हो गया जब हम लैंड पे थे, और एक हमने माउंट एवरेस्ट पे चले गए, वहाँ पे वहीं वाटर है, ठीक है। नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, आपको पता है। यानी जब हम अर्थ सरफेस पे होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होगा, समझो ध्यान से। और जब हम माउंटेन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, रिड्यूस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 100 डिग्री सी से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से समझो, जब आप हीट करोगे, चलो एक खाना यहाँ पे पक रहा है और एक खाना यहाँ पे पक रहा है, ठीक है। अब इसको हीट दिया, आप हीट दोगे तो हीट देते देते एक समय ऐसा आएगा जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी हो जाएगा, बिकॉज जब हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो जब 100 डिग्री सी होगा तब ये बॉयल करना शुरू होगा, ठीक है। और इसमें मान लो आपने चावल डाला हुआ है, तो जब ये बॉयल करना शुरू होगा तो आपका चावल भी बॉयल होगा और वो पक जाएगा, ठीक है, अच्छे से पक जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए, आप तो चले गए माउंटेन पे, अब आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से कम हो गया। अब इसमें आप चावल और पानी रखे हो, तो मान लो आपका टेम्परेचर जब 80 डिग्री सी हुआ तभी आपका पानी बॉयल करना शुरू हो गया। तो जब पानी बॉयल होने लगा तो आपका चावल 80 डिग्री सी पे ही बॉयल होने लगा। समझो, यहाँ पे 100 डिग्री सी पे बॉयल होता था और यहाँ पे 80 डिग्री सी पे ही बॉयल होने लगा। तो इस केस में चावल अच्छे से पक नहीं पाएगा, क्योंकि पानी तो धीरे धीरे जब बॉयल होगा तो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा और पानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस कर जाएगा। और जब पानी की क्वांटिटी, जब आप खाना पकाते होंगे तो फील किए होंगे कि अगर चावल में अच्छे से पानी को नहीं डाला जाए तो आपका चावल अच्छे से पक नहीं पाता है, ठीक है। तो यही रियलिटी है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये रहा होगा कि सर ये तो जल्दी से बॉयल कर रहा है, यहाँ खाना इजली पकेगा। ऐसा नहीं है, ये जल्दी बॉयल कर रहा है इसलिए खाना लेट पकेगा, क्योंकि 80 डिग्री सी पे ही बॉयल करने लगा। आपको तो दिख रहा है कि ये बॉयल हो रहा है, बट टेम्परेचर एक्चुअल में यहाँ पे 80 डिग्री सी और यहाँ पे था 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी पे खाना अच्छे से पकेगा, ना कि 80 डिग्री सी पे पकेगा, ठीक है। ये रियलिटी है आपकी। तो इसलिए पहाड़ों पे खाना पकाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि पानी जो है जल्दी से ही वेपर बन के बाहर निकल जाता है और हमारे खाने अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो we know at mountain atmospheric pressure decreases, so the boiling point of water also decreases and water starts to boil earlier for this reason happens same means ऐसा होता है। अब वाटर जब जल्दी से बॉयल होगा तो चावल तो भाई हमारा लेट से, चावल हमारा 100 डिग्री सी पर अगर अच्छे से पक रहा है, क्योंकि जो हम नॉर्मल चावल कुक करते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारी अर्थ सरफेस पर जहाँ हम खाना पकाते हैं 100 डिग्री सी है,
और इसी पे पानी हमारा चावल अच्छे से बॉयल होता है, अच्छे से पकता है। लेकिन जब हम माउंटेन पे जाएंगे तो पानी जल्दी ही बॉयल कर जाएगा, जिससे खाना अच्छे से पक नहीं पाएगा, या हमें अधिक से अधिक पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कुक कर रहे हो फूड को, तब तक आपका 80 डिग्री सी पे पानी बॉयल हो गया और वेपर बन के निकल गया, तो फिर आपको और एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप एक्स्ट्रा पानी ऐड करोगे तो फिर से आपको अधिक से अधिक टाइम लग जाएगा उस पानी को उस टेम्परेचर तक पहुंचाने में। यही रीज़न है कि पहाड़ पे खाना अच्छे से नहीं पक पाते हैं, इसीलिए प्रेशर कुकर के यूज़ करते हैं। अब सेम मैटर, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे कि वाई ऑन माउंटेन ब्लीडिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम आवर नोज। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम माउंटेन पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, और हमारे बॉडी का प्रेशर अभी नॉर्मल है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, नॉर्मल है। जब हम माउंटेन पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर वही है, तो बॉडी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नाक से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इंट्रोपी, डेट व्हाट इज इंट्रोपी। तो इंट्रोपी को देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोपी का मतलब होता है जनरली फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ गैस पार्टिकल इन इट्स मूवमेंट इज नॉन एज इंट्रोपी। जैसे मान लो गैस के पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं ना, इसी को इंट्रोपी बोलते हैं, उनका फ्रीडम। एक टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम लोग इंट्रोपी बोल देते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स वो मूव करते हैं इधर उधर, तो इसी को हम इंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, उनकी फ्रीडम। अब जब हम गैस को हीट करेंगे तो उनकी इंट्रोपी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मान लो गैस उसको हीट करेंगे तो और जल्दी जल्दी मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, और जब हम गैस को कूल करेंगे तो उसकी इंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये टॉपिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। अभी तक हमने लैटेंट हीट देखा, अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट। मैं आपको पीछे किसी वीडियो में स्पेसिफिक को बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक का मतलब ही होता है पर यूनिट। ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी किसी भी सब्सटेंस का वह हीट, जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हम यूनिट डिग्री सी यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसका स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में कंफ्यूज नहीं होना। लैटेंट हीट वह था जिसको ऑब्टेन करके कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करता है अपना टेम्परेचर को चेंज किए बिना, लेकिन जब हम उसको और हीट करेंगे तो लैटेंट हीट के बाद आता है स्पेसिफिक हीट। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले उसको मिलेगा लैटेंट हीट, और लैटेंट हीट के बाद उसको मिलेगा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्योंकि लैटेंट हीट पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब उसको और हीट करेंगे तो अपना टेम्परेचर चेंज कर देगा। तो यही यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट विच इज नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी मान लीजिए एक आपका कंटेनर है, ठीक है, तो इसके 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए, समझिए 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए जितना हीट देंगे उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब खाना पकाने वाले बर्तन का स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर खाना पकाने वाले बर्तन का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा गैस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तभी पकेगा जब उस बर्तन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर लेट से इंक्रीज होगा और हमें गैस अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कुकिंग यूटेंसिल शुड बी लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग यूटेंसिल यानी खाना पकाने वाले बर्तनों का स्पेसिफिक हीट जितना लो हो उतना ही सही रहेगा, क्योंकि जितना अधिक लो होगा उतना जल्दी वो गर्म होगा और उतना जल्दी हमारा खाना पक जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके, note the temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of substance। यानी melting point क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी स्पेसिफिक हीट पे ही मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादातर सॉलिड्स का। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, वैक्स समझते हो ना, जो मोम होते हैं, 63 डिग्री सी, वेयर एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सी। अब देख लीजिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है। ठीक है, नाउ बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ओके, तो अभी हमने आज यहाँ तक किया, और एंड आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी मैटर। यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखा हूँ, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और एक यहाँ भी आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, आप देखिए ज़रा ध्यान से।
तो बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। थैंक यू।